हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, मानदेय में बढ़ोतरी एरियर समेत मिलेगा। झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है। उन्हें एरियर समेत मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने से इन अध्यापकों को वर्ष 2023 से मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा था। झारखंड के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% वृद्धि को सशर्त मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि का लाभ लगभग 1500 से 2000 पारा शिक्षकों को मिलेगा। ये आदेश शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने निकाला है। ग्रामीण क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को मानदेय वृद्धि का ये लाभ वर्ष 2023 से मिल रहा है, पर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्र में समिति नहीं बन पाई थी। इस वजह से इन शिक्षकों को अब तक मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा था। अब इन्हें एरियर समेत मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। नगर निगम या नगर परिषद तथा नगर पंचायत क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के लिए प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। शहरी क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने से सहायक अध्यापकों को वर्ष 2023 से 4% मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिलने पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए परियोजना निदेशक ने वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। इसकी समीक्षा के बाद सहायक अध्यापकों की 4% मानदेय वृद्धि के लिए तत्काल कुछ शर्तों के साथ कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। वेतन वृद्धि से पूर्व उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति का भी अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों के चुनाव के बाद वृद्धि की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से तात्कालिक है। मानदेय वृद्धि के इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री सह सीएम की ओर से अनुमोदित किया गया है। बुंडू सड़क हादसे के घायलों का हाल जानने रिम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। मृतकों के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को रांची के बुंडू में हुए सड़क हादसे के घायलों का हाल जानने शनिवार को अचानक रिम्स पहुंच गए। उन्होंने रिम्स में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने सड़क हादसे में घायल लोगों का बेहतर इलाज का निर्देश दिया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने घायलों को व्यक्तिगत स्तर से आर्थिक मदद भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मारे गए परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स का निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लड बैंक समेत विभिन्न वार्ड जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। मरीजों और उनके परिजनों से बात कर उन्होंने दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता और सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर इरफान ने रिम्स निदेशक और सुपरिटेंडेंट को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए परिणाम भी बड़े चाहिए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो भी संसाधन चाहिए आप बताएं, सब उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन रिम्स आने वाले हर मरीज का गुणवत्तापूर्ण इलाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग बहुत संवेदनशील है, किसी को भी ऐसा मौका मत दीजिए जिससे स्वास्थ्य विभाग की साख पर सवाल उठे। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी वार्डों का नियमित निरीक्षण निदेशक और अधीक्षक करें। मरीजों के शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए। दवा आपूर्ति और सप्लाई चेन में किसी भी गड़बड़ी को सख्ती से रोका जाए। चक्रवात मोंथा से हुए फसल नुकसान का जायजा लेने देवघर पहुंची कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। कहा, प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 29 अक्टूबर से बिहार दौरे पर गई झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शनिवार को अचानक देवघर जिले के रामपुर गांव पहुंच गईं। इस दौरान उन्होंने मोंथा चक्रवात की वजह से किसानों के फसल नुकसान का जायजा लिया। चक्रवात मोंथा की वजह से 28 अक्टूबर की शाम से 1 नवंबर तक राज्य के अलग अलग जिलों में तेज हवा के झोंके के साथ हुई बेमौसम बारिश से धान, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री शनिवार को देवघर जिला के सारवां प्रखंड के जियाखारा पंचायत के अंतर्गत रामपुर गांव पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से बात कर फसल नुकसान की विस्तार से जानकारी ली। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की किसानों के साथ उनके खेत में भी गईं और चक्रवात मोंथा की वजह से हुए नुकसान का मुआयना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में करीब 13 लाख किसानों का बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निबंधन हुआ है। वैसे किसान जो बीमा के दायरे में आ रहे हैं, उनकी फसल नुकसान का आकलन बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि देवघर जिला में इस बार करीब 2.5 लाख किसानों ने फसल बीमा में अपना निबंधन करवाया है। वहीं जिन किसानों का फसल बीमा नहीं हुआ है, उन्हें आपदा प्रबंधन के तहत प्रति एकड़ 3000 रुपए का भुगतान का प्रावधान है। इसके लिए प्रभावित किसान अपने अपने अंचल कार्यालय में आवेदन देकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि फसल बीमा कराने वाले किसान अपनी फसल नुकसान की जानकारी टोल फ्री नंबर 1447 पर कॉल कर भी आसानी से दे सकते हैं। विभागीय अधिकारियों को भी टास्क फोर्स बनाकर अगले 3 से 4 दिनों में प्रभावित किसानों का आंकड़ा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर न तो किसानों का नियंत्रण है और न ही किसी सरकार का। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें मुआवजा राशि का लाभ दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी, अंचलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। लातेहार में जंगली हाथी ने यात्री बस पर जमाया कब्जा, जान बचाकर भागे सवारी। झुंड से भटका जंगली हाथी लातेहार के भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंच जा रहा है। शनिवार को जंगली हाथी जिले के बारेसान थाना मुख्यालय पहुंच गया। इस दौरान जंगली हाथी ने लातेहार से महुआ डांट की ओर जा रही यात्री बस पर कब्जा जमा लिया। हाथी ने बस में रखा खाने के सामान को चट कर गया। हालांकि लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर भागने में वन विभाग की टीम सफल हुई। दरअसल एक जंगली हाथी अपने झुंड से भटक गया है। वो पिछले कई दिनों से लगातार लातेहार के भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंच जा रहा है। 2 दिन पूर्व ही जंगली हाथी महुआ डांड अनुमंडल मुख्यालय में पहुंच गया था, जिसके बाद लगभग 5 घंटे तक अनुमंडल मुख्यालय में हड़कंप मचा रहा। बाद में वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल में भगा दिया था। इसके बाद शनिवार को फिर अचानक हाथी सड़क पर आ गया। हाथी ने बारेसांग थाना मुख्यालय पहुंचकर कुछ ग्रामीणों के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद जंगली हाथी सड़क मार्ग से चलता हुआ आ रहा था। लातेहार से महुआ डांड जा रही यात्री बस के चालक ने जब सड़क पर हाथी को आता देखा तो उसने गाड़ी रोक दी और सभी यात्रियों को गाड़ी से निकल जाने की सलाह दी। थोड़ी देर में हाथी यात्री बस के पास पहुंचा और बस की खिड़की और गेट तोड़कर बस में यात्रियों के द्वारा रखे गए खाने पीने के सामान को चट कर गया। बताया जाता है कि कुछ यात्रियों ने बस में छठ का प्रसाद भी रखा था, जिसे हाथी खा गया। बाद में वन विभाग की टीम ने पटाखे जलाकर हाथी को वहां से भगाया। हजारीबाग में 1.5 करोड़ रुपए का सोना चोरी मामले में 7 लोग गिरफ्तार, 30 लाख का सोना भी बरामद। पुलिस ने 1.5 करोड़ यानी कि लगभग 264 ग्राम सोना और 444 ग्राम चांदी मूल्य के सोने की चोरी के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 अक्टूबर को केनेडारी थाना क्षेत्र के बाजार ताड़ स्थित कुलदीप सोनी के घर से 1.5 करोड़ मूल्य के आभूषणों की चोरी के मामले की हजारीबाग पुलिस ने जांच की है। अपराधियों ने शाम के समय घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग एसपी ने सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। जांच के दौरान शुरुआत में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी सूचना के आधार पर 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग एसपी ने बताया कि इस गिरोह में एक सोना गलाने वाला, एक चोर और एक रेकी करने वाला शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुलदीप सोनी अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा देखने गए हैं। मुकेश कुमार और राहुल कुमार ने कुलदीप सोनी के घर की रेकी की। अन्य आरोपियों ने घर में घुसकर 1.5 करोड़ मूल्य के सोने के गहने चुरा लिए। हजारीबाग के केरेडारी के कुथान गांव निवासी मुकेश कुमार पहले लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। हजारीबाग के बड़का गांव निवासी सुमित कुमार गुप्ता सदर थाने में सेंधमारी और स्कूटर चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। राजेश सोनी बैंक धोखाधड़ी के आरोप में जेल जा चुका है। हजारीबाग की बात करें तो हाल के दिनों में चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, जो पुलिस और जनता दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है। घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश भी जारी किए जाएंगे। हजारीबाग की केरेडारी में हुई चोरी की घटना के बाद पुलिस को कुछ राहत मिली है। शहर में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। झाटसीला उपचुनाव में जेएमएम का प्रचार कार्यक्रम जारी, हेमंत व कल्पना की होंगी ताबड़तोड़ सभाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों का भ्रमण कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन 3 नवंबर से 8 नवंबर 2025 तक पूर्वी सिंहभूम और आसपास के क्षेत्रों में चुनावी सभाएं और रोड शो करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 3 नवंबर को मुसाबनी के कुइलीसूता मार्शल ग्राउंड से होगी, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4 नवंबर को कल्पना सोरेन घाटशिला के गालूडीह आंचलिक मैदान में दोपहर 12 बजे और गुड़ाबंदा के सिंहपुरा जय घंटापुर मैदान में दोपहर 2:30 बजे सभा करेंगी। 6 नवंबर को हेमंत सोरेन दामपाड़ा में, 7 नवंबर को धालभूमगढ़ में और 8 नवंबर को घाटशिला के ताम्र प्रतिभा मैदान में दोपहर 1 बजे सभा करेंगे। 8 नवंबर को ही कल्पना सोरेन मऊ भंडार में सभा के साथ जादूगोड़ा से मुसाबनी तक रोड शो करेंगी। इस दौरान सिधो कान्हू चौक, सुरदा क्रॉसिंग और मुसाबनी बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभाएं होंगी। रांची नगर निगम की सख्त कार्यवाही, नियम तोड़ने वालों पर लगा जुर्माना।
रांची नगर निगम शहर को साफ सुथरा और कचरा मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत अपर प्रशासक संजय कुमार ने आदेश दिया है कि जो लोग शहर में गंदगी फैलाते हैं या अपने घरों और दुकानों में कचरा अलग अलग नहीं रखते, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को अपर प्रशासक ने निगम की टीम के साथ स्टेशन रोड इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों और होटलों की जांच की गई कि वे कचरा प्रबंधन के नियमों और ट्रेड लाइसेंस का सही पालन कर रहे हैं या नहीं। अपर प्रशासक ने कहा कि जो भी लोग शहर में गंदगी फैलाएंगे, निर्माण का मलबा यानी C&D वेस्ट सड़क पर डालेंगे या गीले सूखे कचरे को अलग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि सभी लोग अपने घरों और दुकानों में 2 डस्टबिन रखें, एक गीले कचरे के लिए और दूसरा सूखे कचरे के लिए। साथ ही सड़क पर कूड़ा न फेंकने की सलाह दी। निरीक्षण टीम में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, राहुल यादव, नगर प्रबंधक, इन्फोर्समेंट टीम और मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स की टीम शामिल थी। रामगढ़ के रजरप्पा में उत्पाद विभाग का छापा, 46 बोतल नकली शराब जब्त। रामगढ़ जिला उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रजरप्पा मंदिर क्षेत्र के छोटू पोद्दार के दुकान में छापेमारी की। टीम ने दुकान से विभिन्न ब्रांड की 46 बोतल नकली शराब बरामद की। इसके साथ ही 43 पीस विभिन्न ब्रांड के ढक्कन और 43 पीस होलोग्राम भी जब्त किया गया, जिनका इस्तेमाल नकली शराब तैयार करने में किया जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने सभी सामग्रियों को जब्त कर लिया। साथ ही उत्पाद अधिनियम की धारा 47A, 47E, 55D और 55 के तहत मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई से अवैध शराब के व्यापारियों में हड़कंप है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध शराब के व्यापार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिहार की नीतीश सरकार पर झारखंड के मंत्री का बयान कह दिए बड़ी बात। चुनाव बिहार में है, लेकिन इसकी तपिश झारखंड में भी देखने को मिल रही है। झारखंड में भी खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हजारीबाग पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने नीतीश सरकार के शासनकाल को लेकर बड़ी बात कह दी है। मंत्री ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं है बल्कि राक्षस राज है और इसके लिए भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं। चुनाव के समय दिन दहाड़े नेता मारे जा रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये समझ के परे है। चुनाव के माहौल में क्या कोई नेता मारा जाता है? इन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव आना तय है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी पर कहा कि कोई भी पार्टी गठबंधन से नाराज नहीं है। राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आपस में बैठेंगे और नाराजगी दूर हो जाएगी। बिहार चुनाव के बाद क्या झारखंड सरकार पर असर पड़ेगा? इस पर उन्होंने कहा कि सरकार समर्थन से चल रहा है और आगे भी चलेगा। बिहार चुनाव परिणाम का असर झारखंड सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ने जा रहा है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और प्रदीप प्रसाद के बीच वाकयुद्ध देखने को मिला था। हजारीबाग पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जमीन घोटाले में विधायक प्रदीप प्रसाद के नाम आने पर चुटकी ली है। इन्होंने कहा कि वो नेगेटिव मंत्री नहीं हैं, किसी के खिलाफ कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। एसीबी जांच कर रही है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये जरूर कहा कि विधायक जमीन का कारोबार नहीं करते हैं। JLKM के जयराम महतो को पहचाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि वो कौन है। पलामू में नवजात की बिक्री मामले में सीएम के निर्देश के बाद भी परिवार को नहीं मिली राहत। पलामू जिले के लेसलीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा गांव में गरीबी से परेशान रामचंद्र राम व उसके पत्नी पिंकी देवी द्वारा अपने बच्चे को बेच देने का मामला 5 सितंबर को सामने आया था। ये खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, राज्य भर में सनसनी फैल गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले ही दिन इस मामले में संज्ञान लेते हुए पलामू डीसी को निर्देश दिया कि बच्चे को वापस लाया जाए और परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता, आवासीय सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी परिवार को राहत नहीं मिली। सीएम की घोषणाएं अब तक अधूरी हैं। जानकारी के अनुसार स्थानीय मुखिया द्वारा आवासीय और अन्य सुविधाओं के लिए आधार कार्ड समेत सभी जरूरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय में सारे कागजात जमा करवा दिए गए हैं। लेकिन इस मामले में अब तक कार्रवाई न होना प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। लेसलीगंज पुलिस ने लातेहार से बच्चे को रेस्क्यू कर माता पिता के हवाले किया। जिला बाल कल्याण समिति और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरा परिवार पहले देवी मंडप परिसर में रह रहा था, उसे अस्थायी रूप से एक बंद सरकारी विद्यालय में शिफ्ट किया गया। लेसलीगंज बीडीओ ने परिवार को तत्काल 20 किलो राशन दिलवाया था। साथ ही आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब तक इसे परिवार को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर बाल कल्याण समिति के रवि कुमार ने बताया कि परिवार के 2 बच्चों को CWC लाया गया था। हालांकि बच्चे रहने को तैयार नहीं हुए तो बाद में परिवार की सहमति से उन्हें घर भिजवा दिया गया। उनका नामांकन सरकारी विद्यालय में हुआ है। उन्होंने बताया कि परिवार के 2 बच्चों को नवंबर से स्पॉन्सरशिप के तहत 4-4 हजार रुपए प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। मुखिया संगीता देवी ने बताया कि परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने तथा अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक कागजात तैयार कर प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिया गया है।
रांची डीसी ने कहा, कोई डीलर कम अनाज देता पाया गया तो होगी कार्रवाई। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को रांची के मुरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडे सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदार उपस्थित रहे। मौके पर डीसी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने सभी राशन डीलरों को निर्देश दिया कि लाभुकों से सम्मानजनक व्यवहार करें और किसी भी परिस्थिति में दुर्व्यवहार न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई डीलर कम अनाज देता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला में राशन वितरण में पारदर्शिता, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक सत्यापन, गोदाम प्रबंधन और FIFO पद्धति पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने कहा कि अब तक 80% E-KYC पूरा हो चुका है, शेष 20% कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने सभी राशन डीलरों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र में राशन वितरण का एक निश्चित दिन तय करें ताकि लाभुकों को समय पर सुविधा मिल सके। डीसी ने राशन डीलरों को नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने और समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही टीबी जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रसार रोका जा सके। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान जैसी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं और ये राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। डीसी ने सभी को आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं राज्य स्थापना दिवस को विशेष रूप से मनाने का आह्वान किया। सऊदी में डुमरी के विजय की मौत, वॉइस मैसेज में कहा, गलती से गोली मुझे लग गई। जयराम महतो ने की शव वापसी की मांग। डुमरी के मधगोपाली पंचायत अंतर्गत दूधपनिया निवासी प्रवासी श्रमिक विजय कुमार महतो की मौत के 8 दिन बाद भी उनका शव सऊदी अरब में ही पड़ा है। इस घटना से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। मृतक की पत्नी बसंती देवी का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी आंखें सूज चुकी हैं। मां सावित्री देवी और पिता सूर्यनारायण महतो भी गहरे सदमे में हैं। घर का वातावरण पूरी तरह शोकग्रस्त है। बसंती ने बताया कि 15 अक्टूबर की शाम को उनके पति विजय का वॉइस मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस किसी और पर गोली चला रही थी, लेकिन गलती से गोली मुझे लग गई। विजय सऊदी अरब की हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत थे। पिछली बार भी वे सऊदी गए थे। इस बार दिसंबर 2024 में रांची से फ्लाइट लेकर गए थे और 1.5 साल में लौटने का वादा किया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 15 अक्टूबर को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। इधर डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो मृतक के परिजनों से मिले और ढांढस बंधाया। उन्होंने भारतीय दूतावास और सऊदी अरब में भारत के राजदूत को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच, शव को शीघ्र भारत लाने और पीड़ित परिवार को न्याय एवं वित्तीय सहायता दिलाने की मांग की है। विधायक ने कहा कि दूतावास की त्वरित कार्रवाई से मृतक परिवार को राहत मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि वे लगातार कंपनी के अधिकारियों और राज्य के संबंधित विभागों से संपर्क में हैं और मामले को गंभीरता से उठाया है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रभारी कुलपति व कुलसचिव का घेराव। रांची विश्वविद्यालय एवं इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने शनिवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति और कुलसचिव का घेराव किया। कर्मचारियों ने संविदा कर्मियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी, 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने और एक व्यक्ति एक पद के राजभवन आदेश का अनुपालन करने की मांग की। घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व झारखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नवीन चंचल व रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के महामंत्री अर्जुन राम ने किया। नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि से संबंधित वित्त समिति के निर्णयों को वर्षों से लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद भी महाविद्यालयों के संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की दिशा में केवल बातें हो रही हैं। नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति एक पद के आदेश का उल्लंघन करते हुए कई अधिकारी 3-3 पदों पर कार्यरत हैं, जिससे योगी कर्मियों में निराशा का माहौल है और विश्वविद्यालय के कार्यों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। साथ ही कर्मचारियों के लंबित वेतन निर्धारण की दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। घेराव के बाद कुलपति ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं महासंघ के नेताओं ने कहा कि 1 सप्ताह बाद पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद रणनीति तय की जाएगी। घेराव कार्यक्रम में विश्वविद्यालय मुख्यालय, संलग्न विभागों एवं विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालयों के बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बुंडू के सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शनिवार को बुंडू अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति, फाइलों, अभिलेखों, जन शिकायत निवारण व्यवस्था और योजनाओं की स्थिति की जांच की। निरीक्षण के दौरान एक कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाया गया। उपायुक्त ने तुरंत शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समय पालन और अनुशासन सबसे जरूरी है। उपायुक्त ने साफ कहा कि कार्यालयों में किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं होनी चाहिए, केवल वही लोग आएं जिनका काम लंबित है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई बिचौलिया पकड़ा गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर मंगलवार को होने वाले जनता दरबार में सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहें। सीओ को निर्देश दिया गया है कि राजस्व संबंधी शिकायतों का निपटारा स्थल पर ही किया जाए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का समाधान जल्दी और पारदर्शी तरीके से किया जाए।
उन्होंने कहा कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो उसकी तुरंत पहचान कर मदद की जाए। उपायुक्त ने कहा कि अबुआ ग्रुप में आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतों की नियमित निगरानी करें। उपायुक्त ने बुंडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड, आपातकालीन सेवाएं, दवा वितरण और बिजली पानी की व्यवस्था की जांच की। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर इलाज और दवाएं मिलनी चाहिए। धनबाद के तेतुलमारी स्टेशन पर 165 बोतल अवैध शराब जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद रेल पुलिस को शुक्रवार की देर रात बड़ी सफलता मिली। तेतुलमारी रेलवे स्टेशन पर 165 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। ये तस्कर शराब को बिहार ले जाकर ऊंचे दाम पर बेचने की फिराक में थे। ये जानकारी शनिवार को रेल पुलिस के अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात ट्रेन संख्या 13329 गंगा दामोदर एक्सप्रेस की पासिंग के दौरान तेतुलमारी स्टेशन पर गश्ती अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर 5 संदिग्ध युवक भारी भरकम पिट्ठू बैग के साथ दिखाई दिए। शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तलाशी लेने पर बैग से 165 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इसके बाद सभी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तस्करों में पंकज कुमार श्रीवास्तव, रमन कुमार, रोहन कुमार, जितेंद्र कुमार व शंकर कुमार साहनी शामिल हैं। सभी बोकारो जिले के बेरमो क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में तस्करों ने स्वीकार किया कि वे धनबाद से शराब लाकर बिहार में ऊंचे दाम पर बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है। गिरफ्तार तस्करों और जब्त शराब को उत्पाद विभाग को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही थी। रेल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। पाकुड़ के चर्चित गोलीकांड मामले में 2 गिरफ्तार, अन्य फरार। पाकुड़ जिला में चर्चित गोलीकांड मामले में 2 नामजद अभियुक्त को जिला की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है। इस गोलीकांड मामले में अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस गोलीकांड मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने पत्रकार सम्मेलन कर दी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि हिरणपुर प्रखंड के बेल पहाड़ी गांव स्थित अजहर इस्लाम के पत्थर खादान में 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान मारपीट, पथराव एवं फायरिंग करने की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीण एवं क्रशर संचालक की ओर से थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस अनुसंधान शुरू की। इस दौरान अंसारुल शेख एवं दिलबर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। क्रशर संचालक अजहर इस्लाम को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले की अनुसंधान की जा रही है। बता दें कि बेल पहाड़ी गांव में अजहर इस्लाम के पत्थर खादान में हैवी ब्लास्टिंग के कारण पत्थर का टुकड़ा निकट गांव स्थित कई मकान में गिरने से घरों की क्षति हुई थी। इसकी शिकायत जब ग्रामीण क्रशर संचालक से की, उनमें नोकझोंक हुई। ग्रामीणों में क्रशर एवं पत्थर खादान को बंद कर दिया गया और मुआवजे के साथ सुरक्षित ब्लास्टिंग करने की मांग कर रहे थे। देवघर में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। देवघर में अपराधियों ने एक बार फिर अपनी धमक दिखाकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। अपराधियों ने शहर के कुंडा थाना क्षेत्र के करनीबाग मोहल्ले में एक व्यक्ति का राउत 45 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार गोली कारू राउत के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने तत्परता दिखाते हुए इलाज शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसकी मौत हो गई। कारू राउत करनीबाग निवासी शंकर राउत का पुत्र था। शहर में ऐसी वारदात की यह कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं शहर में कई बार हो चुकी हैं। इस घटना के बाद से लोग डरे सहमे हैं। पलामू में फायरिंग, आपसी वर्चस्व को लेकर चली गोली। पलामू जिला में मेदिनी नगर टाउन थाना क्षेत्र के मुस्लिम नगर में पानी टंकी के पास फायरिंग की घटना हुई है। इस फायरिंग की घटना में गोली किसी को नहीं लगी है, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा और 1 जिंदा गोली बरामद किया है। फायरिंग की घटना जमीन विवाद एवं आपसी वर्चस्व में बताई जा रही है। इस पूरे मामले में छोटू चंद्रवंशी और किशु गुप्ता नामक युवकों ने टाउन थाना में इमरान कुरैशी नामक युवक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया है। जबकि फायरिंग को लेकर हिकमतियार नामक युवक ने भी टाउन थाना में आवेदन दिया है और आधा दर्जन के करीब आरोपियों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर मेदिनी नगर टाउन थाना ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है और नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस को फायरिंग से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें एक आरोपी फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। शनिवार की सुबह हैदरनगर हाई स्कूल के मैदान के बगल सड़क में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी।
गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी युवक की पहचान नीरज चंद्रवंशी उर्फ मंटू 22 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरनगर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक का घर हाईस्कूल मैदान के बगल में है। ये वारदात सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही हैदरनगर थाना प्रभारी अफजल अंसारी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे हैं। फिलहाल इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। झारखंड में थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों से खिलवाड़। एक हेमेटोलॉजिस्ट के भरोसे प्रदेश के थैलेसीमिक मरीज। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिए जाने के बाद से प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से रेस में है। एक और जहां पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन और ब्लड बैंक कर्मियों पर कार्रवाई की गई, साथ ही राज्य भर के ब्लड बैंकों की सरकारी स्तर पर ऑडिट कराई जा रही है। इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। इन सबके बीच यह भी एक सच्चाई है कि भले ही थैलेसेमिक मरीज में HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ा देने के बाद यह संवेदनशील मुद्दा सुर्खियों में हो, लेकिन रांची और कुछ एक जिले को छोड़कर राज्य के ज्यादातर जिलों के ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर नहीं है। इसका नतीजा यह कि थैलेसेमिक मरीजों को PRBC की जगह पूरा ब्लड ही चढ़ा दिया जाता है। झारखंड थैलेसेमिया फाउंडेशन के संस्थापक अतुल गेरा कहते हैं कि इसका दुष्प्रभाव मरीजों के महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है। आयरन ओवरलोड को कम करने की व्यवस्था भी रांची छोड़कर अन्य जिलों में नहीं है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि लगातार और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से मरीज की लीवर, किडनी, स्प्लीन जैसे अंग प्रभावित होते हैं। सरकार की उदासीनता का रवैया यह है कि मुख्यमंत्री ने 3 साल पहले 5 जिलों रांची, गिरिडीह, पलामू, गुमला और हजारीबाग के ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन मशीन लगाने का शुभारंभ किया था, लेकिन आज तक सिर्फ रांची और गिरिडीह के ब्लड बैंक में ही ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन लग सका है। अतुल गेरा कहते हैं कि राज्य के 24 जिलों में से 20-21 जिलों में ब्लड सेपरेटर मशीन नहीं है। वहीं आयरन के ओवरलोड की स्थिति में उसे कम करने की मशीन भी सभी जगह नहीं है। राज्य भर में झारखंड में जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों की संख्या काफी है। एक आंकड़े के अनुसार राज्य में मेजर थैलेसीमिया मरीजों की संख्या ही 5000 से अधिक है। अगर सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों की संख्या को जोड़ दें तो करीब 50,000 से अधिक वैसे मरीज हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होने वाली बीमारियों से ग्रसित हैं। झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन के अनुसार अगर राज्य के सभी 24 जिलों में अभियान चलाकर बीमार मरीजों की स्क्रीनिंग कराई जाए तो यह संख्या और अधिक हो सकती है। शहर पर टूटा जंगली बंदरों का कहर, वन विभाग ने चलाया विशेष अभियान। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर इन दिनों जंगली बंदरों के आतंक से दहशत में है। कभी सड़क पर आवारा सांड और कुत्ते लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं, अब बंदरों का झुंड लोगों के सिरदर्द का कारण बन गया है। पिछले 1 सप्ताह में 2 जंगली बंदरों ने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। यहां तक कि बाबा मंदिर परिसर जैसे पवित्र स्थल पर भी इन बंदरों का आतंक देखने को मिला। वन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की, जिसने अलग अलग इलाकों में बंदरों की तलाश कर उन्हें पकड़ने का अभियान चलाया। देवघर के जिला वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि ये बंदर अपने समूह से बिछड़कर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंच गए। वन विभाग की सतर्कता से दोनों बंदरों को काबू में लेकर निगरानी के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग ने जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत सक्रिय होती है। इस टीम में मंकी कैचर और स्नेक कैचर जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं, जो इन जंगली जीवों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में वापस छोड़ने का काम करते हैं। डीएफओ अभिषेक भूषण ने बताया कि देवघर में मंदिरों की अधिकता और प्रसाद की सुगंध के कारण बंदर अक्सर इन धार्मिक स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं। आने वाले दिनों में वन विभाग ऐसी टीमों को और सशक्त करेगा ताकि किसी भी जंगली जीव की वजह से आम नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे। खेलो झारखंड राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न, हजारीबाग बना चैंपियन। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेलो झारखंड राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025-26 का आज भव्य समापन हुआ। ये प्रतियोगिता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित की गई थी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, कोषाध्यक्ष शिवेंदु दुबे और एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए सोरेंग ने किया।
प्रशासी पदाधिकारी द्विवेदी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हार से सीख लेकर अगली बार बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। मुख्य अतिथि डॉक्टर पाठक ने खिलाड़ियों से कहा कि नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जो खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है वही विजेता बनता है। समापन पर धन्यवाद ज्ञापन धीर सेन ए सोरेंग ने किया और सभी को प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। 3 दिन चली इस प्रतियोगिता में हजारीबाग जिला ने 108 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। झारखंड में विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया समाप्त, अब नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। झारखंड के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में सत्र 2025 के लिए स्नातक यानी यूजी और वोकेशनल कोर्सों में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। चांसलर पोर्टल झारखंड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है। ये प्रवेश प्रक्रिया झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल थी, जिसे एनआईसी झारखंड स्टेट सेंटर के तकनीकी सहयोग से संचालित किया गया। इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में की गई, ताकि राज्य भर के छात्र छात्राएं एक ही पोर्टल के माध्यम से अपने मनचाहे विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आवेदन कर सकें। 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए झारखंड के 9 विश्वविद्यालयों को मिलाकर कुल 4,14,207 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 3,38,360 आवेदनों की फीस सफलतापूर्वक जमा की गई, जबकि अब तक 1,94,684 छात्रों का दाखिला सुनिश्चित हो चुका है। इसके अतिरिक्त 51,086 छात्रों ने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रांची विश्वविद्यालय ने इस वर्ष सबसे अधिक आवेदन प्राप्त किए, 1,04,306 आवेदन। इनमें से लगभग 42,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है, जो ये दर्शाता है कि राजधानी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों का झुकाव लगातार बढ़ रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग दूसरे स्थान पर रहा, जहां 93,552 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका ने भी इस वर्ष 64,741 आवेदन दर्ज किए। लातेहार में वाहन जांच अभियान में डीटीओ ने वसूले 70,500 रुपये जुर्माना। लातेहार के जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल ने जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकना था। अभियान के दौरान बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले चालकों की विशेष जांच की गई। वाहनों के कागजात, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की भी गहनता से जांच की गई। कुल 18 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 6 वाहनों का चालान काटा गया और 1 वाहन जब्त किया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों से 76,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। डीटीओ उमेश मंडल ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कहा कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण ही होती हैं। इस तरह के अभियान से न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति गंभीरता भी बढ़ेगी। धनबाद के बरमसिया ओवरब्रिज की मरम्मत का रास्ता साफ, 5 नवंबर से बंद रहेगा पुल। धनबाद वासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। बरमसिया ओवरब्रिज की मरम्मत का रास्ता साफ हो गया है। पुल की मरम्मत का कार्य 5 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान ओवरब्रिज पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। ये निर्णय शनिवार को डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक के बाद एसडीएम, डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी, पथ निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों ने बरमसिया रेलवे ओवरब्रिज का दौरा किया और वैकल्पिक मार्गों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान रूट डाइवर्ट करने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने, आवश्यकता अनुसार सड़क को वन वे करने, अतिरिक्त ट्रैफिक के जवानों की प्रतिनियुक्ति समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रेलवे द्वारा किए जाने वाले मरम्मत कार्य की कुल लागत लगभग 1,43 लाख रुपए आएगी, जिसमें गार्ड वॉल से लेकर पुल की सड़क तक का नवीनीकरण शामिल है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में रेलवे को 40 लाख रुपए आवंटित किए हैं। पुल बंद रहने के दौरान प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। गौरतलब है कि बरमसिया ओवरब्रिज की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय लोग और युवा संघर्ष मोर्चा लगातार आवाज उठा रहे थे। मरम्मत कार्य की स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।